स्टार्ट मामा. स्वराज्याचे निर्माते, प्रजाहित दक्ष राजा, सबंध विश्वामध्ये महान पराक्रमी राजा म्हणून अनेक जागतिक इतिहासकारांना ज्यांचं वर्णन केलं ते राजे शिवछत्रपती. त्या राजांच्या जयंतीच्या दिवशी आपण सर्वजण त्यांच्या प्रती आदराची भावना व्यक्त करून नतमस्तक होऊन क्रांतिसिंह नाना पाटील वसतिगृहामध्ये आज आपल्या समोर आपल्या भेटीसाठी, आपल्याशी हितगुज करण्यासाठी, संवाद साधण्यासाठी आपल्या जिंतूरचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी IPS माननीय श्री श्रवण दत्त सर या ठिकाणी उपस्थित झालेले. आपल्या सर्वांच्या वतीनं सरांचं मनपूर्वक सहर्ष स्वागत. फिजिकल डिस्टन्सचं पालन करून आणि फेसबुकच्या माध्यमातून जे काही अनेक आपले या ठिकाणी व्यक्ती आपल्या सोबत असणार आहे त्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करून विद्यार्थी मित्रांनो की आज आपण अशा व्यक्तीसोबत चर्चा करणार आहोत कारण जी व्यक्ती महाराष्ट्र सरकारमध्ये पोलीस खात्यामध्ये एक जबाबदार अधिकारी असून भारतातील UPSCच्या माध्यमातून जे काही दोन मोठ्या पदासाठी ती परीक्षा घेतली जाते, एक IAS आणि दुसरं म्हणजे IPS. सर IPS आहेत आणि त्यांचं सुरुवातीचा काळ आपल्या या जिंतूर नगरीमध्ये त्यांनी घालवलेला आहे. जिंतूरकरांबद्दल, जिंतूरबद्दल, मराठवाड्याबद्दल, पोलीस खात्याबद्दल तुमच्या आणि आमच्या मनात अनेक प्रश्न आहेत. परंतु प्रत्येक व्यक्ती हा काय अचानक मोठा होत नसतो. त्याच्या पाठीमागे त्याची एकंदरीत सगळीच परिस्थिती ही त्याला महान किंवा मोठं करीत असते. विद्यार्थ्यांसाठीच हा कार्यक्रम असल्यामुळं आणि विद्यार्थ्यांनाही सरांबद्दल कुतूहल असल्यामुळं, जाणून घ्यायच्या काही गोष्टी असल्याबद्दल आपण सरांना थेट त्यांच्या लहानपणीच्या, बालपणीच्या आणि विशेषतः त्यांच्या प्राथमिक शाळेत आता आपण घेऊन जाणार आहोत. त्यांचं प्राथमिक शिक्षण, त्यांचं गाव, त्यांचा परिचय सरच आता आपल्याला स्वतः या ठिकाणी देतील आणि प्राथमिक शाळेच्या नंतर त्यांच्या जे काही आठवणी असतील ते आपल्यासोबत ते शेअर करणार आहेत. सर आपलं मनपूर्वक या ठिकाणी स्वागत. या ठिकाणी या वसतिगृहातील एका विद्यार्थ्यानं स्वतः एक अनमोल अशी भेट आपल्याला या ठिकाणी दिलेली. ती भेट हिचं अनावरण तुम्हीच करा आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला ते कळलं काय आहे. कोचिंग इंस्टीट्यूट का फॉर्म स्टूडेंट ATD कर रहा है फिलहाल. ये आकाश या विद्यार्थ्यानं स्वतः सरांचंच पोर्ट्रेट या ठिकाणी तयार केलेले. सर्वांना विनंती ही एक भेट Thank you so much, Akash. सर आपण रात्रंदिवस पोलीस खात्यासारख्या संवेदनशील खात्यामध्ये काम करता. आपल्याला कदाचित माहित नसतं की
ज्या पद्धतीने एखादी सुगंध देणारी एखादी वनस्पती असते, पण तिला माहित नसतं की माझ्या सुगंधातून कितीतरी व्यक्तीला तो सुगंध मिळत असतो. आपलं कार्य इतकं चांगलं आहे की जवळपास मला वाटतं 20-21 महिने झाले आपण जिंतूरला आलात, आणि या जिंतूरमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था काय असते ते आपण एका धडाक्यात येऊन या ठिकाणी आम्हाला शिकवलं. कायद्याचा योग्य असा अंमल आपल्या हातून घडला. त्याच्यामुळं असे हजारो चाहते की जे आपल्या या ठिकाणी तयार झालेले, की ज्यांनी स्वतः एका रात्रीतून हे आपलं पोर्ट्रेट तयार केलेलं आहे. मला वाटतं ही आपल्या कार्याची सगळ्यात मोठी पावती आहे. तर आपण आपल्या लहानपणाबद्दल अगोदर बोलावं. मी अगोदर तुम्हाला लहान याच्यासाठी करणार आहे की त्याच्यातूनच ह्या विद्यार्थ्यांना एक आदर्श मिळणार आहे. पुस्तकातले आदर्श वेगळे आणि आपल्यासारखे प्रत्यक्ष आदर्श त्यांच्यासाठी एक नवा दीपस्तंभ ठरणार आहे. मुळात आपलं गाव, आपली प्राथमिक शाळा, आपलं शिक्षण याबद्दल दिलखुलासपणे आपण या ठिकाणी बोलावं. माझा जन्म हॉस्पिटल ते हैदराबादमध्ये झाला, पण माझं जे काही मी जिथे राहत होतो तो एक गाव आहे, वरंगल जिल्हा परका. परका एक तालुका पेठ आहे जिंतूर सारखा. तो वरंगल जिल्हा परका एक तहसील आहे. तिथे माझ्या जे काही अपब्रिंगिंग आहे, जिथे माझी प्राथमिक शिक्षण झाली, मी 10वीपर्यंत तिथेच शिक्षण घेतलं. आणि 1986 बॉर्न हूँ मैं. तो माझा फर्स्ट जे शाळा होता ते शाळेचं नाव वाणी विद्या विहार आहे. आणि ते गावामध्ये इंग्लिश मीडियम तेव्हाच नुकतंच झाले होते, रुजू झाले, मतलब स्टार्ट झाले होते. तो हम लोग परिवार में 2 भाई आणि 2 बहीण आहे, आणि मी सगळ्यात लहान आहे. तो माझी आईची इच्छा होती की लहान मुलगा इंग्लिश मीडियममध्ये शिक्षण घेतला पाहिजे, म्हणून थोडा कष्ट होतो तेव्हा, तरी पण त्यांनी आम्हाला ॲडमिशन ते इंग्लिश मीडियम स्कूलमध्ये केला. सर साउंड थोड़ा और बढ़ाना, हाँ बढ़ाना चाहिए, लोग सुन नहीं रहे आया हैं. क्या? नहीं थोड़ा जोर से. माइक होता तो अच्छा होता, नेचुरल साउंड है. तो LKG पासून 7th क्लासपर्यंत मी वाणी विद्या विहार स्कूलमध्ये माझे शिक्षण घेतलं. मला ते स्कूलचा मेरे होणे में मी कसा घडलो त्यावर त्याचा खूप मोठा प्रभाव आणि त्यांचा खूप मोठा इन्फ्लुएन्स आहे, कॉन्ट्रीब्युशन आहे. त्या स्कूलमध्ये जे आमचे प्रिन्सिपल होते श्री वेंकट नरसय्या, त्यांना इंग्लिश खूप आवडत होते, म्हणून ते इंग्लिश स्टुडंट्सला शिकण्याचा खूप प्रयत्न करत होते. आणि एकदम जो अपना ट्रेडिशनल इंडियन स्कूलिंग सिस्टम है, जहाँ पे लकड़ी से पिटाई होती है, डिक्टेशन होता है, होमवर्क दी जाती है, होमवर्क नहीं करने पे पिटाई होती है, क्लास में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. हमारे तो उसको छेड़ी बोलते हैं, छेड़ी. तो तशा प्रकारचा माझं शिक्षण झाला. श्री वेंकट नरसय्या त्यांचा खूप मोठा इन्फ्लुएन्स आहे माझी अंग्रेजीवर. आणि सरांचे नंतर सर थोडे एज्ड होते, वयस्कर होते, म्हणून त्यांनी स्कूल सोडून दिला. आणि त्याचे नंतर आणि तेव्हा एक ट्रेंड सुरू झाली होती तेलंगणा आंध्रामध्ये, की केरला तमिळनाडूमधून टीचर येत होते, क्योंकि तिकडे खूप जास्त प्रमाणे लोकांचं एज्युकेशन झालं, पण त्यांना जॉब्स मिळत नव्हते. म्हणून जे काही MSc केले, BEd केले, ते सगळे लोक जेव्हा त्यांना एक सोय किंवा संधी मिळत होती, तेव्हा ते आंध्र प्रदेशमध्ये येऊन वेगवेगळ्या जिल्ह्यामध्ये काहीतरी स्कूलमध्ये ते जॉब करत होते. तसा एक टीचर होते तमिळनाडू तंजावूर डिस्ट्रिक्टचे, मिस्टर इलंगो, गणेशन इलंगो.
त्यांच्या मी कसा घडलो त्यावर फार मोठा म्हणजे त्यांचा कॉन्ट्रीब्युशन आहे आणि मी त्यांना कधी विसरू शकतो नाही आणि त्यांना मी सध्या पण त्यांचे कॉन्टॅक्टवर आहे. ते सध्या एक मोठी कॉलेजचे प्रिन्सिपल झाले तामिळनाडूमध्ये, पण त्यांचा सर्वात फेवरेट स्टुडंट मीच आहे आणि त्यांना पण माहीत आहे की मी त्यांना कधी विसरत नाही आणि त्यांचा जेव्हा त्यांचा वाढदिवस येते 9 सप्टेंबरला 9/9, तो मला ते हर बार मुझे याद रहता है और उनको मेरे फ़ोन का इंतज़ार रहता है. तो उनके वजह से माझं जे इंग्लिशचं शिक्षण आहे आणि बाकी जे सब्जेक्टचं शिक्षण आहे ते खूप चांगलं झालं आणि मी डबल प्रमोशन झालो होतो 2 टाइम्स. मैंने 2nd क्लास पढ़ी नहीं है, मैंने 5th क्लास नहीं पढ़ी. मैं पहली से तीसरी में गया, चौथी पढ़ा, फिर चौथी से छठी में गया. तो 2 बार मेरा डबल प्रमोशन हुआ और 2 बार भी इलंगो सर ने ही मेरा डबल प्रमोशन किया. तो उनको लगा कि मैं सरवाइव कर जाऊंगा एक क्लास नहीं पढ़ के अगली क्लास में. तो उनकी मेहनत भी थी, उन्होंने पहचाना भी था और उसके वजह से मुझे फ़ायदा भी मिला कि मेरा शिक्षण जल्दी होता गया. तो 7th क्लास नंतर आमचा जे स्कूल होता त्यांची स्ट्रेंथ खूप कमी होती. मैंने कभी कॉम्पिटिशन देखा नहीं था. 6th क्लासमध्ये मी आणि सुदीप रेड्डी सिर्फ 2 मुलं होते. गावामध्ये इंग्लिश मीडियममध्ये जेव्हा आम्ही 6th 7th मध्ये गेले तेव्हा बरेच इंग्लिश मीडियम आलेले होते, 2-3 आ गए थे. तो कंपटीशन उस तरफ चला गया और स्ट्रेंथ पूरी उस तरफ डाइवर्ट हो गई. तो हमारे स्कूल की टोटल स्ट्रेंथ 110 थी और उसमें मैंने और सुदीप रेड्डी करके मेरा दोस्त है, हम दोनों ने 6th क्लास और 7th क्लास सिर्फ हम 2 ही स्टूडेंट थे और इलंगो सर हमारे साइंस, मैथ्स, इंग्लिश टीचर, वो सोशल कभी. तो कॉम्पिटिशन आम्ही कधी बघितलो नाही आणि त्याचा खूप मोठा एक कॉन्ट्रीब्युशन असते. तुम्हाला कॉम्पिटिशन फेस केला पाहिजे लहानपणापासून. दूसरे स्कूल में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे दिखता है कि एक स्कूल में 60 लोग हैं, एक क्लास में 60 लोग हैं. 60 लोगों के बीच में जब आप अपने आप को देखते हैं तब आपको समझ में आता है कि आप कितना, मतलब आपसे कितने लोग आगे हैं, आप कितना पीछे. तो 7th क्लासपर्यंत मी वाणी विद्या विहार स्कूलमध्ये शिक्षण घेतलो. त्याच्यानंतर तो स्कूल बंद पडला आणि आम्हाला क्या बोलते हैं विदाउट एनी चॉइस मुझे दूसरे स्कूल में जाना पड़ा. आणि मैं जिस स्कूल में गया वो स्कूल हमारे स्कूल का कंपटीशन वाला स्कूल था. मैं वाणी विद्या विहार स्कूल का स्टूडेंट था और CSI सेंट थॉमस वो अगला क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल था. उस स्कूल ने हमारी पूरी स्ट्रेंथ ले ली और हमको बहुत ज़ोर टक्कर दी थी और वाणी विद्या विहार उसके वजह से क्लोज हो गया था. तो पसंद ना रहते हुए मुझे CSI ज्वाइन करना पड़ा क्योंकि मुझे 8th क्लास कंटिन्यू करनी थी और मैं शहर जाके पढ़ नहीं सकता था. मेरे पिताजी की उतनी आमदनी नहीं थी तो हमको गांव में ही पढ़ना था और फिर इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना था, तो ऑप्शन नहीं था. तो मैं जब CSI में गया वहाँ पे हमारी जो क्लास की स्ट्रेंथ है, पहली बार मेरी क्लास में 16 लोग थे 8th क्लास में. उससे पहले मैंने 6th क्लास में 2 लोग, 7th क्लास में 2 लोग, चौथी क्लास में 6 लोग, ऐसे करके पढ़ाई की है. तो सडनली 16 लोग को देख के बाप रे, एक क्लास में 16 लोग. और फिर आजू बाजू के जो जूनियर क्लासेस हैं, सीनियर क्लासेस हैं, उसमें भी 8-10 लोग हैं. तो मैं ये बता रहा हूँ आपको 1998-97 की बात. 1998 में जेव्हा मी CSI सेंट थॉमसमध्ये गेलो तिकडे मला स्कूलमध्ये एक्स्ट्रा करिक्युलर ॲक्टिव्हिटीज काय काय होतो त्याचा म्हणजे उसके बारे में पता चला. त्यापूर्वी आमचे जे वाणी विद्या विहार स्कूलची स्ट्रेंथ खूप कमी होती. तो त्यामध्ये ऐसे कंपटीशन, एलोक्यूशन, क्विज कंपटीशन, दूसरे स्कूल में जाके अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करके ऐसे लिखना, एलोक्यूशन लिखना, एलोक्यूशन में पार्टिसिपेट करना, ये सब नहीं होता था. तो जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं जैसे ऐसे हो गया, ड्राइंग हो गया, क्विज कंपटीशन हो गया, इसका मेरे को एक्सपोजर मिला CSI सेंट थॉमस में.
और जैसे मैं CSI सेंट थॉमस में गया, मैंने वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मेरी अंग्रेजी की तारीफ उस स्कूल की प्रिंसिपल ने की थी, जिसका पूरा क्रेडिट जाता है वाणी विद्या विहार और मेरे मास्टर जो इलंगो सर थे उनको। तो मुझे बड़ा प्राउड, मैं मन से अभी भी वाणी विद्या विहार का ही था, बट पढ़ रहा था CSI सेंट थॉमस में। तो वहाँ पे उनके स्कूल के बच्चों को जब हम टक्कर दे रहे थे तो बड़ा मज़ा आता था कि उनके जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी अंग्रेजी से हमारी, उन्होंने मेरी मतलब भरी क्लास में तारीफ़ की थी। पहले यूनिट टेस्ट में जब मैंने इंग्लिश का यूनिट टेस्ट लिखा था, तो उन्होंने मुझे बताया था कि ही इज़ द ओनली पर्सन हु हैज़ रिटन आंसर्स विदाउट एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। उस टाइम पे परकाल में बिना ग्रामेटिकल मिस्टेक के लिखना और बोलना ये बहुत बड़ी बात मतलब उस टाइम के लिए थी। तो उसका पूरा क्रेडिट मेरे को, मैं अपने स्कूल को देता हूँ, अपने मास्टर को देता हूँ। और वो जो कॉन्फिडेंस मिला वहाँ से, उस कॉन्फिडेंस से फिर मैं आगे गया। फिर मैं त्या स्कूलमध्ये त्यांनी वेगवेगळे कॉम्पिटिशन्स नेहमी ते ठेवत होते, चिल्ड्रन्स डे पे, ऑगस्ट 15 पे। तो त्या वर्षी आम्ही त्या स्कूलला भरपूर कॉम्पिटिशनमध्ये पार्टिसिपेट केलं। ऐसे कॉम्पिटिशन हो गया, क्विज कॉम्पिटिशन स्कूल ने रखा था, इंटर स्कूल क्विज कॉम्पिटिशन था। मैं और मेरा एक सीनियर था रामकृष्णा करके, वो 9th क्लास में था, मैं 8th क्लास में था। हम दोनों ने टीम किया, हमने कप जीता। पहली बार लाइफ में क्विज कंपटीशन मतलब में पार्टिसिपेट किए। इंटर स्कूल था, परकाल के पूरे स्कूल्स तेलुगु और इंग्लिश मीडियम आए, उसमें हम लोगों को फर्स्ट प्राइज़ मिला। फिर ऐसे कंपटीशन में बाहर गया रिप्रेजेंट करने स्कूल को, तो वहाँ पे मुझे स्पेशल प्राइज़ मिला कि ये लड़के ने बिना किसी ग्रामर मिस्टेक के अंग्रेजी में ऐसे लिखा है। उस टाइम पे तेलुगु में वहाँ पे ऐसे लिखा जाता था और अंग्रेजी वाले की कंटेंशनशिप बहुत कम होती थी, और जो भी थे उसमें फिर मुझे स्पेशल प्राइज़ मिला था। मतलब फर्स्ट प्राइज़ तो कोई दूसरा लड़का ले गया जिसने तेलुगु में लिखा था, लेकिन स्पेशल प्राइज़ मुझे मिला। तो ये चलते 1998 मेरे लिए बहुत मेमोरेबल ईयर है। और मेरे जो आइडल हैं सचिन तेंदुलकर, मतलब मैं जिनको बहुत पसंद करता था उस टाइम पे, उनका जो गेम था या उनको मैं फॉलो करता था, तो 1998 उनके लिए भी बड़ा स्पेशल था। उन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया को बहुत धोया था उस टाइम पे। तो मैं मतलब एक रिलेशनशिप मतलब इमेजिनेटिव रिलेशनशिप बिल्ड करता था कि भाई का भी साल अच्छा चल रहा है, अपना भी साल अच्छा चल रहा है। सरांनी एक अत्यंत चांगला आपल्या ठिकाणी एक मुद्दा सांगितला की सर ज्यावेळेस त्यांच्या शाळेमध्ये शिकत होते तर त्यावेळेस ते दुसऱ्या एखाद्या तालुक्याच्या किंवा जिल्ह्याच्या किंवा फार मोठ्या ठिकाणी जाऊन शिक्षण काय घेऊ शकत नव्हते, कारण अडचण अशी होती की त्यांनी सांगितलं की आमच्या वडिलांची आर्थिक परिस्थिती। विद्यार्थ्यांनो आणि पालकांनो आपण नेहमी एकच विचार करतो की माझी आर्थिक परिस्थिती जर चांगली नसेल आणि मी जर कुठं वशिल्याला पुढे जाऊ शकत नसेल तर या जगामध्ये मला नोकरी कोणीच देऊ शकत नाही। परंतु श्री श्रवण दत्त यांनी ते साबित केलेले की आपल्याकडे जर बुद्धिमत्ता असेल तर या जगाची कुठलीही ताकद आपल्याला रोखू शकत नाही। आणि सरांचा त्या परनाल पासून वारंगल या तेलंगणा राज्यापासून झालेला हा प्रवास दिल्लीच्या थेट UPSCच्या ऑफिस पर्यंत जाऊन पोहोचला। मी UPSC कडे सरांना घेऊनच जाणार आहे, परंतु आता सर आपण माध्यमिक म्हणजे मैट्रिकुलेशन SSC तक आपका सफर आया है, हमें जानने की ये उत्सुकता है कि आपका महाविद्यालयीन जीवन कि जो बहुत ही विद्यार्थियों के लिए नहीं युवकों के लिए एक मायने रखता है। जीवन की दिशा डायरेक्शन जहां मिलती है वो होता है कॉलेज का जीवन, जहां से आदमी संभल भी सकता है, आदमी बड़ा भी हो सकता है और आदमी नीचे भी जा सकता है। कि हमें जानने में ये बहुत उत्सुकता है कि आपका महाविद्यालय जीवन का सफर एडमिशन किस फैकल्टी में रहा, कहाँ कहाँ आपने 11वीं से लेकर ग्रेजुएशन कौन से 12वीं का पूरा ब्यौरा विस्तार से दे दीजिए। थोड़ा सा पाठीमागे जातो। 8th क्लासमध्ये जेव्हा आम्हाला म्हणजे ते नवीन स्कूलमध्ये इतना सक्सेस म्हणजे तेव्हा मुझे मिला, त्या वर्षामध्ये आणि त्याच पूर्वी आम्ही खूप तेलुगू न्यूजपेपर वाचत होतो
आणि माझे वडील जे आहे त्यांनी आम्हाला एक आदत दे दी थी कि न्यूज़पेपर पढ़ने की। तो उस टाइम पे वहाँ पे तेलुगु न्यूज़पेपर ही आते थे, तो आम्ही रेग्युलरली न्यूज़पेपर वाचत होतो। तो त्याबद्दल माझी जे लँग्वेज आहे तेलुगूवर माझा कमांड खूप मोठा झाला। आणि म्हणजे सोशल इश्यूज समाजमध्ये काय काय घडतो, काय काय घडत आहे त्यावर म्हणजे मतलब किस किस के वजह से कैसी कैसी चीज़ें हो रही हैं, ये सगळी गोष्टी म्हणजे समझ में आती थी। पूरी तरीके से समझ में नहीं आती थी, बट ग्रहित करना शुरू कर दिया था। तो तेव्हा आम्ही डिसाईड केलो की आम्ही सिव्हिल सर्व्हिसेस एक्झामची परीक्षा मैं दूंगा। 10वीला असताना एट्थ 8th मध्ये डिसाईड झाला की मी IAS के लिए प्रिपेअर करूँगा। आणि उस त्या दिवशीपासून प्रत्येक वेळ जेव्हा जेव्हा कोणी आम्हाला विचारत होते कि तुम्हें क्या बनना है, तो मैं बड़ा प्राउडली बोलता था कि मुझे सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करनी है, कलेक्टर बनना है। हाँ कलेक्टर बनना है। और उसके अलग अलग कारण थे। आप जब वरंगल डिस्ट्रिक्ट एडिशन का न्यूज़पेपर, जैसे यहाँ पे हेलो पर बनी आता है न्यूज़पेपर में, या दूसरा डिस्ट्रिक्ट एडिशन आता है, आप देखते हो की वहाँ के जो लोकल ऑफिसर्स हैं त्यांचे काय काम करत आहे, त्यांच्या वार्तापत्रिकामध्ये त्यांचा उल्लेख कसा होत आहे, लोकांना काय अपेक्षा आहे, ते काय म्हणत आहे, त्यांचे सर्व गोष्टी आपल्या न्यूजपेपरमध्ये कळते। एस्पेशली आपण जे आपण ग्रामीण भागचे आपण लोक आहे त्यांना ते डिस्ट्रिक्ट एडिशन वाचला पाहिजे। ॲटलिस्ट त्यांच्या डिस्ट्रिक्टची जे काय माहिती आहे, डिस्ट्रिक्टमध्ये काय काय घडत आहे त्याबाबत खूप सविस्तर माहिती आपल्याला मिळते। आणि भरपूर त्यामध्ये सक्सेस स्टोरीज, मॉरल स्टोरीज आणि काही आला त्यांची स्ट्रेंथ वाढली। तो मैं जहाँ जहाँ जा रहा था वो स्कूल मतलब दुर्भाग्यवश वो स्कूल की जो पीक पीरियड है वो ख़त्म हो रही। तो परत 9th क्लासमध्ये आम्ही 5च विद्यार्थी होते आणि 9th क्लास संपल्यानंतर 10th क्लाससाठी रजिस्ट्रेशन पाहिजे, सेकंडरी स्कूलचं ते जे काही बोर्ड असते त्याची परवानगी पाहिजे, रजिस्ट्रेशन पाहिजे। तो त्यासाठी आम्ही परत एक बार स्कूल चेंज केले आणि 1 वर्षासाठी 10वीसाठी आम्ही नवीन स्कूलमध्ये गेलो। तिथे परत आम्हाला होते 10th क्लासमध्ये नवीन बंधू होते। तो वहाँ पे क्या हुआ कि टीचर्स की अवेलेबिलिटी की इश्यू आ गई। 10वीं का जो सिलेबस होता है 10th का स्टेट सिलेबस ही सही, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। आपको मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री होती है, एनालिटिकल ज्योमेट्री होती है, साइंस में बहुत, फिजिक्स में कठीण कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो त्यावेळी आम्हाला शिकण्यासाठी टीचर ते ट्रान्सलेट करून आम्हाला समजण्याचे प्रयत्न करत होते। तो मला असं वाटतं की ग्रामीण भाग में टेक्निकल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं मिलती, एटलीस्ट मुझे नहीं मिली। बड़ी दिक्कत हुई 10th में और 9th में भी। तो उस चीज़ का इम्प्रूवमेंट की बहुत गरज है, क्योंकि ग्रामीण भाग के बच्चे ऑलरेडी मतलब त्यांना जास्त एक्सपोजर मिळत नाही। मग त्यांची कॉन्सेप्च्युअल क्लॅरिटी जर मध्ये खूप कमी पेशी झाली किंवा त्यांची कॉन्सेप्च्युअल क्लॅरिटी पुअर आहे, तर ते शहरमध्ये जाऊन कम्पीट करण्याची त्यामध्ये म्हणजे कॉन्फिडेंस पण नहीं रहेगा आणि ते फेल्यूर उनको मिलने के चांसेस ज़्यादा है। तो अगर मराठी मीडियम में ही सही लोकांना म्हणजे जे काही टीचर आहे त्यांना माझी रिक्वेस्ट आहे कि जो बच्चे हैं उनको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दें। ये रॉट पढ़ने वाला, रट्टा मारने वाला सिस्टम बंद होना चाहिए। और न्यूटन का 3rd लॉ क्या है, 3rd लॉ को समझाने के लिए आप क्या कोशिश कर सकते हैं वो पूरी कोशिश कीजिए और बच्चों को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दीजिए। तो असं माझा 10th ऊपर नीचे करके मैंने पास किया। टारगेट था 600 में 500 के अंक लाने का, लेकिन 500 आए नहीं। उस टाइम पे 500 मार्क का बहुत वैल्यू था तेलंगाना में, मेरिट आता तो जो 500 की क्रॉस करते हैं तो फिर उनको बहुत हाई ग्रेड गिना जाता है। और उस टाइम पे टॉपर को 540 530 मिलते थे।
तो 501, 502, 503 स्टेट में ये 30 रैंक या 40 रैंक पे आ जाते थे 10th क्लास का. तो मला 495 मिळाले. तो 5 5 नहीं मिले, 500 नहीं मिले. बट योगायोग ऐसा हुआ की जे इंग्लिश मीडियम स्कूल होता त्याचा टॉपर मीच होता. अब ये गोष्टी बोलने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मेरे पिताजी की इतनी चांगली आर्थिक परिस्थिती नव्हती. तो मला रेसिडेन्शियल स्कूलमध्ये टाकून 11th आणि 12th म्हणजे फीस पे करायचा म्हणजे त्यांना खूप मुश्किल या उनको बहुत दिक्कत होती. तो माझे गावचे एक श्री केलिका किशन प्रसाद म्हणून एक बिझनेसमॅन अँड लीडर होते. त्यांचा एक ज्युनियर कॉलेज होता 11th आणि 12thचा. तो त्यांनी असं अनाऊन्स केला होता की परकालचे जे काही स्कूल टॉपर आहे त्यांना मी फ्री 11वी आणि 12वी पढ़ाऊंगा विथ हॉस्टल. तो माझ्यासाठी जॅकपॉट झाला. तो मैं उनकी कॉलेज में चला गया. 11वीं और 12वीं फ्री में निकल गई. 11वीं और 12वीं में मैंने 96.2 स्कोर किया आउट ऑफ 1000. 962. मैं उस कॉलेज का टॉपर रहा. एंड मेरा टारगेट उस टाइम पे बिट्स पिलानी था. बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंसेस राजस्थान पिलानी. उस टाइम पे वो लोग मार्क्स के बेसिस पे लेते थे, एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं था. तो 12वीं के जो मार्क्स होते थे तो मेरा टारगेट ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाके बिट्स में एडमिशन लेना. तो 96.2 मेरा मार्क था. 96.4 कट ऑफ था. तो मैंने 2 मार्क्स से बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस को मिस किया. फिर मुझे वापस स्टेट का एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ा इंजीनियरिंग का. और मुझे एमसेट करके एग्ज़ाम होता है जो मेडिकल और इंजीनियरिंग का एग्रीकल्चर एंट्रेंस टेस्ट है. 2001 में मैंने 10th कंप्लीट किया. 2003 में मैंने 12th कंप्लीट किया. 12th में मैंने एमसेट लिखा. एमसेट में मेरा रैंक बहुत ख़राब आया. तो मुझे एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है उसमें मेरा एडमिशन हुआ. तो वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस नो डाउट, प्राइवेट ही सही. तो मुझे गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिलती थी. तो मेरी जो कॉलेज फ़ीस है वो पूरी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के साथ पेमेंट होती थी. 2003 से लेकर 2007 तक मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग की. वासवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हैदराबाद की टॉप 1 टॉप 2 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से एक है. और उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से एफिलिएटेड है. उस टाइम पे उस्मानिया यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस सिर्फ 4 या 5 थे. तो ये नंबर 2 कॉलेज थी उसमें. तो तिथे मी जाऊन तर मला परत एक म्हणजे फिर से एक शॉक कि सारे स्टूडेंट्स जो हैं आधे से ज़्यादा लोग शहर से हैं, हैदराबाद से हैं या डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय से हैं. और बाकी एक 40% लोग ग्रामीण भाग से. तो तिथे मला परत कॉम्पिटिशनची समज आली की कितना मोठा कॉम्पिटिशन आहे. आणि तुमचे म्हणजे आमचे क्लासचे मित्र जे काही क्लासमेट होते त्यांना खूप नॉलेज होतं वेगवेगळी गोष्टीबाबत. 12वीं मैंने पहली बार कंप्यूटर को टच किया, इंटरनेट को फेस किया 2003 में. पहली बार मैंने एक ईमेल आईडी बनाई क्योंकि मुझे बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंसेस में अप्लाई करना था. पहली बार मैंने उस टाइम पे ईमेल आईडी बनाई. पहली बार मैं इंटरनेट नाम की चीज़ को देख रहा था कंप्यूटर के थ्रू. बट मेरे जो दोस्त थे उनके घर में ऑलरेडी कंप्यूटर था या उनको इंटरनेट का नॉलेज था. तो वो लोग ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों का एक्सपोजर लेके कॉलेज में एडमिशन लिए थे. तो उनको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज था. तो फिर वहाँ पे जाके आपको लगता है कि मैंने स्कूल में ये भी नहीं सीखा, मैंने स्कूल में वो भी नहीं सीखा, मुझे ये भी नहीं मैं ये भी नहीं जानता जो मेरा दोस्त जानता है, जो मेरे बाकी दोस्त ने ऑलरेडी कर चुके हैं वो मुझे नहीं आता. तो ये बाद में सवाल उठते हैं. तो ये ग्रामीण भाग के जो बच्चे होते हैं जब ये सिटी जाते हैं तब इनको कैसी कैसी चीज़ें त्यांच्या मनामध्ये येते आणि त्यांना कसे प्रकारचे सिच्युएशन फेस करावं लागते ज्यामध्ये
थोडासा लाज वाटते, थोडासा कॉन्फिडन्स लो होतो. तरी पण माझे जे मित्र होते त्यांनी आम्हाला सहकार्य केला आणि माझ्याकडे शिकण्याची उत्सुकता होती. तो मी त्यांना परत विचारत होतो की ये कैसा करना चाहिए, कैसा करना चाहिए. तो माझे जे मित्र होते ते संपूर्ण गोष्टी समजून मला सांगत होते. आणि 4 वर्ष माझ्याकडे माझे जे वडील आहेत ते ग्रामपंचायत कर्मचारी आहेत. त्यांची जी आमदनी आहे खूप लिमिटेड आहे. आणि जेव्हा मी इंजिनिअरिंग सुरू केला तेव्हा आमचे 4 भाई बहीण आम्ही सगळे कॉलेजमध्ये होतो आणि सगळे हैदराबादमध्ये होतो. आणि सगळ्यांच्या कॉलेजचा खर्चा, पॉकेट मनी, महिन्यामध्ये मेसचा खर्चा, बसपासचा खर्चा, ही सगळी गोष्टी त्यांच्यावरच म्हणजे निर्भर होतो. तो उसके लिए हम लोगों को हर महीना 2 से 2,500 मिलता था पर मंथ. 2 से 2,500 में 1400 से 1500 जाते थे महीने के मेस कार्ड के लिए. ठीक है, 900 से 1500. और फिर बस पास होता था 350 का. तो बचते थे शेवटी 400 या 500 रुपये, जिसमें आपको किताबें खरीदनी है, जिसमें आपको, क्योंकि लंच कॉलेज में होता था तो कॉलेज में आके 15 रुपये प्लेट लंच करना पड़ता था. तो वो 15 रुपये पर प्लेट और 30 दिन मतलब 3-4 हॉलीडे निकाल लीजिए, संडे निकाल लीजिए, तो ऑलमोस्ट 25 दिन आपको 15 रुपये पर प्लेट लंच करना पड़ता. तो उस परिस्थिति से मैं ही नहीं, मेरे दोनों बहन, मेरा भाई, हम लोग सब उस परिस्थिति से गुजरे जिसमें लिमिटेड इनकम था. तो हम लोग लिमिटेड तरीके से अपने खर्चे गुजारे करते थे. आणि ये सगळी गोष्टी संघर्ष नव्हती. ये संघर्ष नहीं है. संघर्ष हम लोगों ने नहीं किया, संघर्ष हमारे आई वडील ने किया. हम लोगों ने सिर्फ एक रास्ता पकड़ के हम लोग उस रास्ते पे चले और हम लोग को चलने के लिए सारी सुविधाएं जो चाहिए वो हमारे आई वडील ने दी. ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं दिया है, लेकिन जितना हो सका उतना दिया है और जितना हो सका उतने में हम लोगों ने गुजारा करके हम आगे बढ़े. तो पूर्ण संघर्ष जो होता ते आमचे आई वडीलचं होतं आणि आमचं काम फक्त हेच होता की त्यांचे संघर्षला न्याय द्यायचा आहे. ते जे काही संघर्ष करत आहे उस पे खरा उतरना है. तो असं 2007 पर्यंत माझी इंजीनियरिंग झाली. 2003 से लेकर 2007 तक मैंने कभी कंप्यूटर नहीं खरीदा. मैं अपने दोस्त के पास जाके उसके घर पे बैठ के जो भी काम करना है, जो भी प्रोजेक्ट का काम करना है, जो भी कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसका कुछ काम करना है ते करत होते. म्हणजे उनके घर पे जाके उसका कंप्यूटर वापर करता था क्योंकि स्वतःकडे कंप्यूटर नव्हता. आणि बाहर भी ज़्यादा जाता नहीं था दोस्तों के साथ, क्योंकि जेब में पैसे कम होते तो लगता था कि दूसरे पे बोझ नहीं बनना है. दोस्त बहुत रेडी थे पिक्चर की टिकट पे करने के लिए या बाहर जाके खाने के लिए, लेकिन एक अंदर लगता था कि नहीं, एक आध बार ठीक है, बार बार किसी पे बोझ नहीं बनना है. बड़ा ही मतलब लिमिटेड तरीके से अपनी कॉलेज लाइफ में खर्चा करते थे और जो घूमना फिरना होता था वो भी बड़े लिमिटेड तरीके से करते थे. और जब ज़रूरत पड़ी एक आधा दोस्त ज़रूर मदद करता था, बट ज़्यादा मदद मांगते नहीं थे क्योंकि बुरा लगता था. तो असं 2007 पर्यंत आमची इंजिनिअरिंग झाली आणि 2006चे शेवटचे टप्पेमध्ये आम्हाला कॅम्पस प्लेसमेंट झाला. एक प्रायव्हेट कंपनीने आम्हाला सिलेक्ट केला. तो मी मतलब इंजीनियरिंग ख़त्म होने से पहले आमच्याकडे नौकरी होती. शर्त इतनी थी कि इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाए बिना किसी फेल के, सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए तो मैं जाके वो कंपनी जॉइन कर सकते. तो असं मला 2006 मध्ये कॉग्निसेंट टेक्नॉलॉजी सोल्युशन्स म्हणून एक IT कंपनी आहे, त्यांनी आम्हाला सिलेक्ट करून घेतलं. 2007ला आपण त्या कंपनीमध्ये जॉईन झाला. परंतु खरं आकर्षण जे काय असतं ते म्हणजे या 3 इंग्रजी नावांचं IPS. कारण संबंध भारतामधून लाखो विद्यार्थी रात्रंदिवस
ही वर्दी आणि हे नाव आपल्याजवळ येण्यासाठी तळमळ किंवा धडपड करीत असतात. 2007ला आपण त्या कंपनीमध्ये जॉईन झालात, किंबहुना आपली ती गरज होती, परिस्थितीमुळे आपण जॉईन झालात. परंतु खरा तुमचा जो सफर है, आपकी जो यात्रा है कि जहां आप यूपीएससी तक, ये सफर आपका कैसा रहा? यूपीएससी पास होने तक 2007 में मैंने पास आउट करने के बाद मैंने प्राइवेट कंपनी ज्वाइन की. बट जैसे मैंने आप सबको बताया की मला आधीपासून सिव्हिल सर्व्हिसेस जॉईन करायचं होतं, पण माझी कुटुंबाची परिस्थिती अशी होती आणि बाकी 3 भाई बहीण ते तेव्हा पण ते त्यांचे ग्रॅज्युएशन डिग्री स्टेजवर होते. माझा मोठा भाऊ आणि मोठी बहीण दोन्ही डॉक्टर आहे, तो त्यांचं जे MBBSचं सफर आहे तो थोडा लांब आहे. तो मी माझे वडीलसोबत विचार केलो की मला थोडे दिन जॉब करू द्या, कारण माझे वडिलाची इच्छा पण होतं की मी सिव्हिल सर्व्हिसेसची राह पकडली. और 2007मध्ये जेव्हा मी पास आउट झालो त्यांनी मला बोलले की तुम्ही दिल्ली जा आणि तिकडे तुम्ही प्रिपरेशन करा, जे काही खर्च येते मैं सांभाळेन. पण मला असं वाटलं की आता बरेच दिवस झाले, तो वडिलांना काही थोडा सपोर्ट पाहिजे. आणि माझी जो बहीण होती त्यांचे ते तोपर्यंत लग्न झाले नव्हते आणि माझ्याकडे काही सेविंग नव्हते माझ्या परिवाराकडे. आणि आत्तापर्यंत आमच्याकडे स्वतःचं घर नाही आहे, आम्ही आत्ता पण भाड्याचे घरमध्ये राहतो सध्या. तो मला असं वाटलं की काहीतरी म्हणजे फायनान्शियल सपोर्ट आता पाहिजे घराला, आणि माझे वडील मला सपोर्ट केले. त्याच्यानंतर मी जॉब जॉईन झालो आणि जॉब करताना थोडा परिवार की परिस्थिती में थोडी सुधारणा आहे. 4 वर्ष झाल्यानंतर आम्हाला H1B विजा मिळाला, जे US जाण्यासाठी आणि तिकडे काम करण्यासाठी परवानगी आहे. तो मला असं वाटलं की प्राइवेट सेक्टर देख लिया, इंडिया में काम कर लिया, अब एक बार US भी जाके आ जाते हैं. वहाँ की जो काम करने की शैली है, वो देश है, वो कल्चर है, उसको भी एक बार देख के आ जाते हैं. साथ साथ वहाँ पे अगर काम करेंगे तो वहाँ से जो कमाई है वो बहुत ज़्यादा है, तो परिवार को हेल्प होगा करके परत मी डिसाईड केलो की माझे 4 वर्ष इंडियामध्ये झाल्यानंतर मी ऑगस्ट 2011मध्ये US गेलो, कॅलिफोर्निया पॅसेडिना. तिथे आम्ही लगभग 2 वर्ष राहिलो आणि 2013 जानेवारीमध्ये मी परत वापस आलो. 2013 फेब्रुवारीमध्ये मी रिझाईन केलं अमेरिकेत. आणि अमेरिकेतून येऊन इथे रिझाईन करावं लागतं. तिथे रिझाईन करू शकत नाही. दोन्ही नाही, तिथे म्हणजे परवानगी घ्यायला पाहिजे की मला इंडिया जायचं आहे, आणि तिथे यायला क्योंकि मदर कंपनी यहाँ पे, पेरेंट कंपनी यहाँ पे, इन्होंने भेजा है, तो यहाँ पे आके रिज़ाइन करना. तो वहाँ पे मैंने उनको बोला कि मैं जाना चाहता हूँ, मुझे रिज़ाइन करना. फिर मैं आया, फिर आके 1 महीने में मेरा जो भी काम था वो दूसरों को सौंप के मैंने फरवरी में रिज़ाइन किया और 4 दिन में मुझे रिलीविंग ऑर्डर आ गया. मैं 5-6 तारीख को फ्री हो गया. फरवरी 5 से लेके 2 महीने घर पे मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की. फिर मैं दिल्ली की तरफ चला गया. मे 2013 पासून मी दिल्लीमध्ये होतो आणि जूनमध्ये मी कोचिंग स्टार्ट केली. ये जॉब, ये अमेरिका जाने का जो सफ़र था त्याच्याकडून भरपूर सीखने को मिला आणि आर्थिक फायदा पण घेतला. आणि दिल्लीमध्ये जाऊन तिकडे राहून कोचिंग करून तिथे म्हणजे प्रिपेअर करण्यासाठी खूप खर्च लागतो. तर माझी प्लॅनिंग अशी होती की मी USच्या जे काही सॅलरी येते त्यामध्ये काहीतरी सेव्ह करून ते पुढे जे काही आम्हाला कोचिंग करायचं आहे त्यासाठी मी खर्च करतो. तो असं प्लॅन करून मी दिल्ली गेलो 2013मध्ये. 2013 आणि 14 पूर्ण माझी सेविंगतून जे काही खर्च निघत होता ते निघाला. 14 में ख़त्म हो गए पैसे जो लाए थे अमेरिका से. 15 में फिर से पापा पे डिपेंडेंट हो गए और 13 में कोचिंग स्टार्ट की. 14 की अटेम्प्ट दी मैंने, पहली अटेम्प्ट थी. और फिर प्रीलिम्स क्लियर हो गया. मेंस लिखा लेकिन मेंस क्लियर नहीं हुआ, तो इंटरव्यू का जो कॉल होता है वो नहीं आया. तो मुझे बहुत बुरा लगा. मेरा एक दोस्त था जिसने ऑल इंडिया 60 रैंक लाया,
और वो आईएएस बन गया। बाकी भी दोस्त थे जिन्होंने क्रैक किया, जिनको इंटरव्यू का कॉल आया। तो मुझे पहली बार अपने पे सेल्फ डाउट हुआ की भाई मैंने इतना बडा निर्णय ले लिया आहे, बट मी योग्य आहे का हे जॉबसाठी? माझी पहिली कोशिशमध्ये मी फेल झालो आणि माझे बाकी जे मित्र आहेत ते सक्सेस झाले। तो मला पहिल्यांदा उस क्षण तक मुझे कभी नहीं लगा कि मैं योग्य नहीं सिविल सर्विसेज के लिए। उस क्षण तक मैंने कभी भी किसी को भी बोला है कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहता हूँ, मैं सिविल सर्वेंट बनना चाहता हूँ। बट जब पहली बार वो फेलियर मिला और एक ज़बरदस्त झटका लगा कि भाई तैयारी पूरी नहीं थी या कोशिश पूरी नहीं थी या मेहनत ज़्यादा नहीं की, कम की, और मेहनत करने के बाद भी नहीं हुआ, तो क्या अब आप लायक हैं? ये एग्ज़ाम और कुछ मांगता है क्या? आप में है वो बात? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आने लगे, सवाल। तो लगा कि थोड़ा सा डिप्रेस हो गया मैं, और फिर संभल के फिर से अगली अटेम्प्ट दी। अगली अटेम्प्ट में प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू कॉल आ गया। पहली इंटरव्यू कॉल थी और सिलेक्शन हो गई। जब रिजल्ट आया सर, उस वक्त आप क्या करें? नहीं, हाँ। उससे भी लास्ट एक मिनट कि जो प्लीज वक्त नहीं। दोबारा आपने कोशिश की और दोबारा आपने साबित कर दिया कि मैं इसके काबिल हूँ। रिजल्ट यानी कि लिस्ट जब लगती है, दूसरे दिन रिजल्ट होता है, तो उसके पिछली रात का आपका अनुभव कैसा था कि कल क्या होने वाला है? क्या कॉन्फिडेंस था क्या मन में? एक्चुअली यूपीएससी का जो रिजल्ट होता है, इंटरव्यू जो थी बड़ी मतलब जो हमारी इंटरव्यू हुई थी यूपीएससी इंटरव्यू, बहुत मेमोरेबल थी। पहली इंटरव्यू थी और 5 लोग बोर्ड मेंबर्स होते हैं, तो इतने तरह तरह के सवाल पूछे। एक कोई तो भी सवाल एक साझा करो, यूपीएससी का एक आध दो सवाल की जो तुमने अभी जिक्र किया है। एक मॅडम होते, एक सर होते, त्यांचा तिसरा प्रश्न होता इंटरव्यू मध्ये की बाबा तुम्ही यूएस गेले आणि यूएस तून परत आले, ठीक आहे, तो तुम्हाला काय वाटते? यूएस मध्ये लोक खूप सभ्यपणे वर्तन ठेवतात, कचरा कुठेतरी टाकत नाही, कुठे पण म्हणजे मलमूत्र विसर्जन करत नाही। बट इंडियामध्ये जर तुम बघितलं तर खूप ऐसे कचरा जहाँ पे भी वहाँ फेंक देंगे, कहीं पे भी मलमूत्र विसर्जन कर देंगे। और वहाँ पे लोग डिसिप्लिन में रहने की, वहाँ पे अगर आप ट्रैफिक वायलेशन करते हैं, ओवर स्पीड करते हैं, तो $100 आपको पेनल्टी है। $100 उनकी कमाई होती है $3,000, $3,500, $4,000, उसमें $100 उनको एक फाइन पे लग जाए। या ओवर स्पीड होता है, कभी कभी $400-500 भी डाल देते हैं फाइन। तो बहुत मोटी पेनल्टी है और पेनल्टी लेके रहते हैं वो लोग, ऐसा नहीं होगा कि पेनल्टी आपको नहीं। तो मेरा आंसर ये था कि यस सर, fear of punishment is certainly a very important reason for the behavior, but then there are other reasons. They are more educated, they were independent a very long time ago, and they are more civilized in comparison to the Indian society. वहाँ पे शिक्षण ज़्यादा है, अवेयरनेस ज़्यादा है। और क्योंकि वो लोग बात कर रहे थे कि एक व्यक्ति जो यहाँ से सिंगापुर या वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाता है, वो वहाँ पे अपना वर्तन बहुत अच्छा रखता है, और यहाँ पे आता है तो वो फिर से मतलब रोड पे कूड़ा डाल देना ऐसे काम करता है। ऐसा क्यों करता है? फियर ऑफ पनिशमेंट वजह है क्या? तो फिर लास्ट में मैंने बोला कि सर, पढ़ाई लिखाई अवेयरनेस तो है ही, उसके साथ साथ जब बंदा दूसरे देश में जाता है, वो अपने देश को मिस करता है और अपने देश का प्रतिनिधि समझता है। ही फील्स दैट ही इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंट्री। तो वहाँ पे उसको लगता है कि मेरा वर्तन और ज़्यादा बेहतर होना चाहिए, क्योंकि मैं कुछ करूँगा तो मेरे देश को लोग गाली देंगे। तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट, हाँ, वो एक इम्पोर्टेंट वजह है कि लोग वहाँ पे जाके थोड़ा सभ्य बिहेव करते हैं। तो उससे वो हंस पड़े थे। तो ये मतलब मेरे इंटरव्यू का उससे पहले मेरी इंटरव्यू बहुत सीरियस चल रही, तो उसके बाद में मेरे को फिर उन्होंने थोड़ा सा मतलब मुस्कुरा के बात करना चालू किया।
तब तक थोड़ा बहुत प्रेशर कम हो गया। तो अब आ गया रिजल्ट का दिन। कहाँ थे आप? दिल्ली में थे क्या परकाल में थे? यूपीएससी का जो रिजल्ट आता है वो मतलब पता नहीं चलता कि आएगा आएगा आएगा। हाँ, डेट फिक्स नहीं होती, नहीं होती। आ सकता है आ सकता है आ सकता है, ऐसे ही चलता है। हाँ, तो मैं चाय पीने दिल्ली में एक जगह है, मैं वहाँ पे राजेंद्र नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर में रहता था। वहाँ पे शंकर रोड करके एक जगह है। शंकर रोड पे भीम टी स्टॉल है। फेमस है क्या? बहुत फेमस है, हाँ। हमारे लिए बहुत फेमस है। हम भी जाया करेंगे हाँ। क्योंकि भीम टी स्टॉल है। 25-30 साल से वो भीम अंकल वहाँ पे टी स्टॉल चलाते हैं। हाँ। लेकिन चाय वो नहीं बनाते, चाय बनाता है सिकंदर। हम्म, सिकंदर है यूपी के किसी गांव का लड़का है, 35-38 साल का होगा। सॉलिड चाय बनाता है। क्या सिकंदर के लिए तालियां। तो चाय पीते। सिकंदर पे चाय पी रहे थे हम। हाँ। शाम के 3, साढ़े 3 या 4 बज रहे थे। तभी फोन आ गया कि रिजल्ट आ गया है यूपीएससी का। हाँ, तो अब मैं गया लाइब्रेरी में पढ़ता था। ऐसी एक सेलर में लाइब्रेरी होती थी। तो लाइब्रेरी में गया तो लाइब्रेरी में इंटरनेट नहीं है और रिजल्ट देख नहीं सकते, और मैं चाहता था कि मेरा रिजल्ट मैं ही देखूं, कोई और ना देखे। तो मेरे दोस्त बोल रहे थे हम लोग देखते हैं। मैंने बोला देखोगे भी तो मेरे को मत बताना, मुझे अपना रिजल्ट खुद जाके देखना है। खुद का फियर ऑफ पनिशमेंट। फिर मैं जल्दी अपने रूम से, अपनी लाइब्रेरी से अपने रूम चलते दौड़ते गया। रूम पे जाके लैपटॉप खोला, रिजल्ट का यादी आती है, उसमें नाम रहता है, हॉल टिकट नंबर रहता है। नाम सर्च, हॉल टिकट नंबर सर्च किया, हॉल टिकट नंबर है। रैंक देखा 651 है। मैं थोड़ी देर के लिए मैं वो हो गया, भगवान को याद किया freeze क्या? हो गया, ऐसे मतलब स्तब्ध हो गया। हाँ। फिर मैंने अपने पिताजी को इमीडिएटली फ़ोन लगाया, माँ को, पिताजी को, और मैंने बोला कि मेरा नाम आ गया लिस्ट में। या ये कब तारीख बताइए जरा। हाँ। ये कौन सा दिन था? बहुत ही ये मायने रखता आपके लिए। एग्जैक्ट डेट याद नहीं, मेरी इंटरव्यू हुई थी अप्रैल 26 को, वो याद है मुझे। ये साल कब का है? रिजल्ट वाला डेट 2016। हम्म, एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, माफ़ी चाहता हूँ। कोई बात नहीं। तो उस डेट पे मतलब फिर मैंने अपने पिताजी को बोला, तो फिर मेरे पिताजी कुछ नहीं बोले, तो वो रो रहे थे, खाली रो रहे थे। हाँ। मतलब उनके आंखों में आंसू थे, आवाज़ एकदम वो हो गई थी, रुक गई थी। तो मुझे समझ में आ गया। अभी 1 सेकंड के लिए मैं आपको रुकाता हूँ, क्योंकि भारतीय पुराणों में और अध्यात्म में श्रवण नाम का एक बेटा है, यस, और जो कि अपने बुढ़े माता पिता को काशी की यात्रा कराता है, कंधे पे उठाता है। और आपको तो यूपीएससी पास करके वो नाम को तो सही साबित कर दिया कि आप श्रवण कुमार हो। तो और वो नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? आपके नाम में ही श्रवण है। एक्चुअली मेरे फादर का रीजन भी वही था, जो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है श्रवण, हाँ, उन्हीं के बेसिस पे मेरा नाम रखा गया। श्रवण। तो मतलब ये योगा योग है, हाँ। उन्होंने वो नाम रखा। और मैं अपने दोस्तों को बचपन से जब भी कोई पूछता था बैकग्राउंड कि नाम के पीछे क्या वजह है, तो मैं यही बताता। तो उस टाइम पे जिस दिन रिजल्ट लगा, तो मैं भी मतलब पिताजी रो रहे थे यहाँ तो। मतलब एग्जैक्टली रो नहीं रहे थे, मतलब भावुक हो गए थे, और उनके मुँह से बात नहीं कर रही थी। उन्होंने बोला बहुत अच्छा बेटा, मुबारक हो। फिर फ़ोन कट कर दिया। तो फिर उसके बाद लगभग 4 बज रहे थे, 4 बजे से लेके सुबह के 4 बजे तक मैं सोया नहीं, जगे रहे। मैं तारों को देख रहा था। अरे क्या बात है, और एक तारा दूसरे तारों को देख रहा था। मैं भगवान को थैंक यू बोल रहा था कि मेरे दोस्त सब लोग बोले कि चलो बाहर चलते हैं, खा पी के आते हैं। तो मैंने बोला नहीं। गया, थोड़ा बहुत डिनर किया, बस मतलब टेरेस, मतलब बालकनी में जाके ऐसे आसमान की तरफ देखता रहा। तो बड़ा ही मतलब मेरे लिए इमोशनल, और हर यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए अपना नाम रिजल्ट की यादी में देखना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इमोशनल क्षण है। तो सफ़र कठिन ज़रूर था, लेकिन
बिना पेरेंट्स के, बिना भाई बहनों के सपोर्ट, क्योंकि उनको भी लगता था ये तो निकाल ही देगा। पहले से ही उनको मतलब Confidence. डबल कॉन्फिडेंस था, ये तो निकाल देगा, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। एक अटेम्प्ट नहीं, दूसरी अटेम्प्ट नहीं, तीसरी अटेम्प्ट जरूर निकालेगा। आपकी ट्रेनिंग फिर कहाँ हुई? हम लोग हैदराबाद? हम लोग की ट्रेनिंग होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी, राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी हैदराबाद। सारे आईपीएस ऑफिसर्स की वहीं ट्रेनिंग वहाँ पे एक बैच की ट्रेनिंग होती है। और आईएएस की मसूरी में? आईएएस की मसूरी में। हाँ। सॉरी सर 5 मिनट्स। तो बस भारतीय हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन जी का नाम बहुत लेते हैं, तो उनकी एक जीवनी है, क्या भूलूं क्या याद करूं। तुम्हारी पहली पोस्टिंग आईपीएस होने के जिंतूर में आई, तो हमारे जिंतूर के लिए आप जिंदगी में क्या भूलेंगे और क्या याद करेंगे? देखिए, जिंतूर आने से पहले बहुत यहाँ पे जिंतूर का नाम बहुत अनफॉर्चुनेटली बदनाम है। ठीक है, जिंतूर ऐसा है, जिंतूर वैसा है। हालांकि फैक्ट मतलब शायद थोड़ा है, लेकिन इतना भी बुरा नहीं है जितना दर्शाया जाता है। हाँ। तो उस प्रतिमा को, उस इमेज को थोड़ा मतलब आगे जाके सुधारना करने की ज़रूरत है। मेरे मतलब जो भी कॉलीग्स हैं, जो भी ऑफिसर्स हैं, जो भी बाकी दोस्त हैं, उन्होंने सब ने बोला, और कई महाराष्ट्रियनों ने भी बोला कि जिंतूर बहुत अवगढ़ है जब मैं ज्वाइन करने जा रहा था। बट ऐसा कुछ नहीं लगा। बहुत सारी चीज़ें मतलब करना चाहता था, वो नहीं कर पाया, इस चीज़ का बड़ा दुख है। कोरोना लग गया, उसके वजह से कोई भी एक अच्छा मतलब कार्यक्रम, योजना या बच्चों से मुलाकात या कोई ट्यूटोरियल, कोई लेक्चर सीरीज, इस बारे में कुछ कोशिश नहीं हो सकी। इस चीज़ का हमेशा खल है। अभी देखते हैं, अभी फिर से कोरोना वार्ड हो रही है, तो थोड़ा सा फिर से सोशल प्रोग्राम्स को कम करना या उसमें कंडीशन लाने की ज़रूरत है। बट अगर मौका रहा और कंटिन्यू मतलब जैसे कोरोना ख़त्म हो जाएगा, फिर से कुछ ना कुछ एक मतलब हमारा योगदान रहे, यहाँ के बच्चे, अगला जनरेशन एक अच्छी राह पे चले। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैं जिस दिन अपनी ऑफिस पहले दिन ज्वाइन किया, मेरी ऑफिस के सामने से एक बहुत बड़ा पिग और उसके बहुत सारे बच्चे जा रहे थे। तो एसडीपीओ ऑफिस का हाल वो था कि वहाँ साइड में बहुत सारा कचरा है, आसपास से जानवर जा रहे हैं, गंदगी है। ये हालत मेरे गांव की 25 साल पहले थी। परकर आज वो हालत नहीं है। तो मुझे ऐसे लगा कि मैं परकाल से निकला, हैदराबाद में पढ़ा, यूएस गया, दिल्ली में पढ़ा, फिर वापस मैं जिंतूर आया और जहाँ शुरू किया वहाँ पे ख़त्म हुआ। मैं इस चीज़ को इसलिए बता रहा हूँ कि वो गलत है, सही है, ये दूसरी गोष्ठी है। लेकिन हम मतलब हम कितने आगे गए हैं, कितने पीछे गए हैं, इस चीज़ से समझ में आए। हमारे रोड हो, हमारे स्कूल्स हो, हमारा परिसर हो, हमारा बोलने का तरीका हो, हमारा चीज़ों पे चर्चा करने का या चीज़ों को सीरियस लेने का जो नज़रिया हो। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोरोना पेशेंट्स हैं, फिर भी महाराष्ट्र के लोग मतलब कहीं पे भी आप देख लीजिए बहुत ज़्यादा वायलेशन किए हैं, जबकि हम सबसे देश में टॉप हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं वो ये कि वो सीरियसनेस, वो उत्सुकता अपनी जान के प्रति, आगे वाले के जान के प्रति नहीं है। एंड ये मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये बहुत मैटर कर जाती हैं। हम लोगों को मतलब तकलीफ़ होती है कि हम 70 साल के बाद भी ऐसे हैं। सुधारना होने की बहुत गरज है, और सुधारना कितनी भी की जाए कम है। जितना हम आगे आए हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें और आगे जाना है। क्योंकि आप लोग का मतलब जो पेरेंट्स हैं उनका टाइम सपोज हो गया, आपके बच्चे क्या देखेंगे, क्या सीखेंगे, आपसे ही सीखेंगे। तो वो चीज़ों को अगर हम मतलब उनमें अपन सुधारना नहीं लाएंगे, तो फिर अपनी अगली जनरेशन भी वही चीज़ फेस करेगी जो हम फेस कर रहे हैं।
और फिर चाहे 70 हो या 80 हो या 90 साल हो, हमारी जो परिस्थिति है, सोच भी बदलना जरूरी है, आसपास का विकास ही नहीं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप मतलब आपने एक सवाल मैं चाह रहा था कि आप पूछे मुझे कि पुलिस क्या एक्सपेक्ट करती है जनता से। बड़ा ही सिंपल है, हम लोग जास्त कहाँ पे होते हैं? हम लोग रोड पे होते हैं। रोड पे हमारा वर्तन कैसा है, रोड पे हमारी गाडी, हां, रोडवर आपण जास्त आपला जे काही वापर आहे किंवा आपला जे काही संपर्क आहे दुसरे लोकांचे सोबत किंवा समाजचे दुसरे लोक सोबत, ते रोडवर आहे। आता आपण जर बघितले तर आपले रोडची काय अवस्था आहे, रोडवर आपण कसं फिरत आहे, अपनी गाड़ी हो या अपने गाड़ी का पार्किंग हो या अपने गाड़ी के बेसिक कागज पत्र हो। मतलब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ कि यहाँ से शुरू होता है। पॉलिटिक्स लोग IPS अधिकारी ये विद्यार्थ्यांचं आरक्षण म्हणजे हे असते अट्रॅक्शन, आरक्षण आपले एक उत्तर टीव्ही हिरो राजकीय लोक आणि IPS अधिकारी याच्यात खरे संबंध कसे असते? नहीं, संगत बघा, पॉलिटिशियन आर दी एग्जीक्यूटिव म्हणजे वो आपको पता है मराठी में बोल पाएंगे? प्रतिनिधी नहीं, कार्यकारी अपने संविधान के 3 पार्ट होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ठीक है। न्याय व्यवस्था। हाँ, जो लोक प्रतिनिधि हैं वो लेजिस्लेचर में भी हैं, जो लोक प्रतिनिधि है वो मंत्री बन के एग्जीक्यूटिव भी बनते हैं, और जो अधिकारी हैं चाहे किसी भी रँक के क्यों ना, वो सब परमनंट एग्जीक्यूटिव है। तो या दोनाचा तालमेल जर झाला नाही तर काही विकास होऊ शकत नाही। आणि